जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों ये वीडियो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 6 का हिस्ट्री के, और इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में मैंने आप लोग को नोट्स भी दे दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, देखो मैंने सारा आप लोग को सामने रखा हुआ है और किस तरीके से बता दिया था कि सुंग वंश, बैक्ट्रियन और शक पहलव, यानी इनको मिलाकर शक पहलव, कुषाण वंश आया। फिर उसके बाद हमने उड़ीसा और दक्कन में प्रारंभिक राज्य का उदय पढ़ लिया। सातवाहन शासकों की लड़ाई हुई, कैसे कैसे बता दिया। व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां बता दिया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कला तथा स्थापत्य कला, यानी कि इसके अंदर हम स्तूप, चट्टान का स्थापत्य कला, वो मूर्ति कला की शैलियाँ, यानी कि भाई मथुरा शैली, मूर्ति कला कैसे जो है, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखी गई। मथुरा शैली हो गई, गांधार शैली हो गई, और कला की अमरावती शैली, वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को अब बताने वाला हूँ और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कला तथा स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य कला मतलब क्या होता है, भवन निर्माण करने की एक कला होती है जिसको हम स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मौर्य काल में कला मुख्यतः धार्मिक थी। देखो मौर्य काल में सारी चीज़ें ना धर्म से रिलेटेड बनाई गई, यानी पूजा पाठ से रिलेटेड, तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस युग की 2 मुख्य विशेषताएं स्तूपों का निर्माण तथा मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का विकास रहा। यानी कि इसमें मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, स्तूपों का निर्माण करवाया गया, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्तूप क्या होते हैं। तो स्तूप देखो, सांची का स्तूप मैंने आप लोग को कई बार, हजारों बार बता रखा है कि सांची का स्तूप अगर आप लोग को देखना है तो भाई एक बार देख लेना। सांची का स्तूप इस तरीके से जो है, और बाकी आपको 200 का नोट उठाओगे ना तो 200 के नोट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आप जाइए अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्तूप एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद होता है। एक छोटी संदूचकी में, यानी कि एक छोटी संदूचकी में जो है यहाँ पे बुद्ध अथवा महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो हैं अवशेष रखे जाते हैं उसके अंदर, स्तूप के अंदर। उसके बाद क्या है कि बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष को रखा जाता है जो चारों ओर से घिरी होती है। किससे? वेदी से, यानी वेदी बनाए जाते हैं, चैत्य बनाया जाता है। प्रमुख रूप से भरहुत, सांची दोनों मध्य प्रदेश के वहाँ पर मिलेगा आपको देखने को। अशोक ने बनवाया था ये दोनों स्तूप, भरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तथा अमरावती और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। भरहुत 2वीं शताब्दी और इसकी बाढ़ लाल पत्थरों से बनी होती थी। भरहुत का स्तूप जो बनवाया था अशोक ने, वो लाल पत्थरों से बनवाया था। भरहुत का स्तूप लाल पत्थरों से बनवाया था। और दक्षिणी भारत में भी कई स्तूपों का निर्माण हुआ पर कोई बच नहीं पाया, लेकिन सांची का स्तूप जो है वो आज हमारे सामने बचा हुआ है। भोपाल से 20 मील दूर जो है सांची कनखेड़ा नामक गांव में स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील दूर, तो ये हमको याद रखना है। अमरावती का स्तूप जो है 2वीं शताब्दी ईस्वी, इसकी मूर्तियां जो हैं जातक तथा अन्य बौद्ध कहानियों पर आधारित है। अमरावती का स्तूप भी खत्म हो गया है, लेकिन सांची का स्तूप जो है वो बचा हुआ है। सांची का स्तूप की जो संरक्षण है वो 2 बेगमों ने किया था। तो एक का नाम जो है वो था शाहजहां बेगम और दूसरी का नाम सुल्तान जहां बेगम जो है, इन्होंने इसकी जो है संरक्षण किया था। जब भी सांची का स्तूप बचा रह गया, वरना इसका भी हाल किसकी तरह हो जाता, अमरावती के स्तूप जैसा ही हो जाता। तो ये हमको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया स्तूप वगैरह कैसे बनाए जाते थे, क्या होता था। अर्धगोलाकार होते थे, अंडे के आकार के होते थे, आधा अंडा, ठीक है। उसके बाद देखो चट्टान स्थापत्य कला। अब चट्टानों को कैसे कैसे जो है निर्माण किया गया भवनों के तौर पर देखो, तो स्तूपों के अतिरिक्त इस काल में चट्टान काटकर भवन निर्माण यानी स्थापत्य कला के जो है क्षेत्र में प्रगति हुई। यानी बहुत सुंदर सुंदर चट्टानें काट काट कर इन्होंने क्या करवाया, भवन बनवाया। और सातवाहन शासकों के काल में ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर और भवनों तथा भिक्षुओं के रहने के लिए जो है निवास स्थान बनाया गया। सातवाहन शासकों ने क्या किया था, बहुत सारे चट्टानों को काट कर क्या बनवाया था, मंदिर टाइप के बनवाए थे। बहुत ठोस चट्टानों को काट काट कर जो है मंदिर बनवाया था, और मंदिर के साथ साथ भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के लिए जगह भी बनवाई। ये कौन होते हैं भाई, भिक्षा मांगते हैं, जो बौद्ध धर्म में होते हैं या किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो भिक्षा वगैरह मांगने वाले भिक्षु होते हैं। तो इनमें क्या है, उस स्थान को जो पवित्र, उसे चैत्य और भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु रहते थे जिसमें उसे विहार कहा जाता था। देखो कुछ पवित्र स्थान होते थे जहाँ, जिसे चैत्य कहा जाता था, और भिक्षु जहाँ रहते थे उसको विहार कहा जाता था। ये अंतर याद रखना, 1 नंबर में पूछ लेता है। विहार किसे कहते हैं, जिसमें भिक्षु रहते थे, और चैत्य जो पवित्र स्थान होते थे।
ठीक है, चलो ये चीज़ बता दिया चट्टानों को काट कर कैसे बनाया जाता था। मूर्तिकला की शैलियाँ, मूर्तिकला की शैली क्या है भाई, तो देखो जरा यहाँ पे कि मथुरा शैली पहले जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था उसमें मथुरा शैली क्या, देखो दोनों में अंतर जान लेना, आज समझ में आ जाएगा। मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ और जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ भी गढ़ी गई। इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग काले बिंदुओं के साथ किया गया था, इसमें लाल पत्थरों का यूज़ किया गया था, ये चीज़ याद रखना, इसमें लाल पत्थरों का यूज़ जो है किया गया था। और महात्मा बुद्ध और जैन धर्म की मूर्तियाँ बनाई गई थी मथुरा शैली में, ठीक है, और काले बिंदुओं के साथ, डॉट डॉट के साथ। और इसमें ब्राह्मणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुषाणों के समय हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था, तो ये याद रखना है, कुषाणों के टाइम पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण करवाया था मथुरा शैली से। अब आ जाओ गांधार शैली, इसमें तो लाल पत्थर का प्रयोग हो रहा है। गांधार शैली में क्या हो रहा है, देखो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गांधार क्षेत्र स्थित है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गांधार क्षेत्र स्थित है। और इस क्षेत्र पर यूनानी, मौर्य, शुंग, शक और कुषाण वंश ने जो है सदियों तक शासन किया। इस शैली पर रोम, यूनानी तथा भारतीय प्रभाव था और मुख्यतः मूर्तियों का विषय बौद्ध धर्म था, किंतु शैली यूनानी थी। देखो महात्मा बुद्ध की तो मूर्तियां बनाई गई लेकिन यूनानी शैली से बनाई गई, और इस शैली के संरक्षक शक तथा कुषाण थे, यानी कि गांधार शैली को बचा के किसने रखा, शकों ने, और जो है यहाँ पर कुषाणों ने जो है इसको बचा कर रखा, ये हमको याद रखना होगा, संरक्षक थे। इसमें भूरे नीले रंग के पत्थर का यूज़ किया जाता था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भूरे और नीले, चमेली बन गया है तो, ठीक है, भूरे और नीले रंग के पत्थर का, जैसे इसमें लाल और इसमें भूरे और नीले रंग के पत्थर का यूज़ किया जाता था। इसमें मानव आकृतियाँ आकर्षक होती थी, बहुत सुंदर, गांधार शैली में मानव आकृतियाँ यानी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, यानी कुछ मतलब अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इस शैली में महात्मा बुद्ध को कपड़ा ओढ़कर घुंघराले बालों के साथ दिखाया गया है, ठीक है, तो आप लोग एक बार जो है ये देख सकते हैं, मूर्ति घुंघराले बाल के तौर पर जो है दिखा रखी है गांधार शैली में, ठीक है, आप जाइए महात्मा बुद्ध जी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग को सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर आ रहा है कला की अमरावती शैली, लास्ट है कमरा देखो कला की अमरावती शैली क्या है, तो अमरावती स्तूप तो खत्म हो चुका है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, लेकिन सांची का स्तूप बचा रहा है। तो इस शैली में मूर्तियाँ बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग होता था, ठीक है, इसमें सफ़ेद संगमरमर, इसमें लाल, इसमें नीले और भूरे रंग के पत्थर, और कहाँ गया, हाँ, और इसमें जो है संगमरमर का, सफ़ेद संगमरमर का यूज़ होता था। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अमरावती शैली विकसित हुई। इस कला के संरक्षक सातवाहन शासक थे, तो अमरावती के संरक्षक कौन थे, बचाया किसने उसको, सातवाहनों ने बचाया। और इस कला का अनंत जो है काल 150 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है माना जाता है, तो 150 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है ये इसका अमरावती शैली का यूज़ किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर, लाल पत्थर का यूज़ होता था, गांधार शैली में भूरे और नीले, और इसमें संगमरमर के पत्थरों का यूज़ किया जाता था। और गांधार शैली में जो है सुंदर सुंदर आकृतियाँ मानवों की और जो है मूर्तियाँ वगैरह बनवाई गई हैं, बाकी मैंने आप लोग को मूर्ति दिखाई दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। आई होप बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी आप लोग को वीडियो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब इसी तरीके से मैं आप लोग को सारा चैप्टर करवा दूंगा, मैंने शुरू में भी बोला था और एंड तक यही बोलते जाऊंगा, सारा करवा दूंगा, और थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है ना। हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ मुझे नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, तब जाकर मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ वो, ठीक है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, तो आप लोग बस कोऑपरेट करें और साथ दें साइमन क्लास का। बच्चों देखो आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते ना वीडियो, तो बहुत गलत बात है। आप लोग लाइक भी करो, कमेंट भी करो, जो डाउट होता है आप मुझसे पूछा करो, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिकल के 7 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं अब नेक्स्ट, तो उसमें देखते हैं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखूँगा मैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।